गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए आज है 26 नवंबर और आज की कुछ महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले छोटे से रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग वीडियो को तुरंत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें। अगर एक स्टूडेंट 1 से 2 लोगों तक भी यह वीडियो पहुंचाएगा तो यकीनन जो है एक बड़े जो है मॉस लेवल पर जो है लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा और उनको इनका फायदा मिलेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो मैगजीन्स होती हैं वो नहीं मिल पाती और ऐसे में कहीं ना कहीं जो एग्जैक्ट जो कंटेंट चाहिए होता है उनको एग्जाम्स के लिए, जो बेनिफिशियल उनके एग्जाम्स के लिए रहे, ना सिर्फ प्री के लिए बल्कि मेंस के लिए, ऐसे में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि आप लोग जो है थोड़ा सा वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी आइए हम लोग सीधे पॉइंट पर आते हैं। और आप सभी लोगों को पता होगा कि डिकोड एग्जाम ने 2025 पीसीएस के लिए, हालांकि 24 वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिए बेसिकली प्रोग्राम फाउंडेशन कोर्स पीसीएस 2025 के नाम से शुरू किया गया है, जहां पर आपको जो है सारी चीजें इकट्ठा एक ही कोर्स के माध्यम से, यानी कि आपका मेंस के साथ में प्री की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी, सीसैट आपका, मेंस में हिंदी आपका, निबंध आपका, ठीक है, आपके प्री का पीवाईक्यूज, आपका मेंस का पीवाईक्यूज, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, ठीक है, और प्री की टेस्ट सीरीज और मेंस की टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें दरअसल आपको प्रॉपर जगह से जो है प्रॉपर तरीके से एक ही जगह पर मिलेंगी। और ना सिर्फ आप इन सारे लेक्चर्स को देख पाएंगे बल्कि आप संबंधित विषय के टीचर से आप अपने प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर पाएंगे, यानी कि आपका पर्सनल इंटरेक्शन भी टीचर के माध्यम से रहा करेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके एडमिशन के बाद हम हाथ खड़े कर लेंगे और कहेंगे कि आपका एडमिशन तो अब हो चुका है, अब आप केवल क्लास करिए, हम बात नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है। हमारा आपका संबंध, हमारा आपका रिलेशन तब तक रहेगा जब तक कि आप जो है जी तोड़ मेहनत करते हुए अपने सिलेक्शन को अचीव नहीं कर लेते हैं। और यही हमारा ध्येय है, यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा मिशन है। और इस मिशन में हम और आप अगर मिलकर साथ चलेंगे निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। और जिस राह पर हम चले हैं, एक नई शुरुआत जो डिकोड एग्जाम कर रहा है, उसका फायदा सभी लोगों को मिलेगा। आने वाले समय में न सिर्फ एक बढ़िया आप जो है सिलेक्शन लें, टॉप मोस्ट रैंक है, बल्कि आप एक सफल अधिकारी के साथ एक महान जो अधिकारी होते हैं, दैट मींस की बहुत अच्छा जो वर्क करते हैं, यही हमारा ध्येय भी है। आप लोग अगर पढ़ेंगे जो है पीसीएस का बेस्ट, तो यहां पर बहुत सारी ऐसी बातें आपको बताएंगे जो आपके जीवन को चेंज करने का काम करेंगे। तो इस कोर्स में दरअसल आपको सभी चीजें जहां एक और इकट्ठा मिलेंगे, तो वहीं दूसरी ओर डाउट सेशन आपके लिए अलग से रखा जाएगा, जहां पर सभी प्रॉब्लम्स को आप जो है क्या कर पाएंगे, शॉर्ट आउट कर पाएंगे। और इसके अलावा डेली आपको क्विज भी मिले करेगी पीसीएस के लिए। आपको डेली आंसर लिखना होगा, सबमिट करना होगा, आपकी आंसर भी चेक होगा, उसमें जो भी फीडबैक वगैरह होगा वो आपको टीचर देगा। अपने आप में जो है प्रतिदिन आप जो है सुधार कर पाएंगे हमसे जुड़ करके। और इसके अलावा जो है सीसैट हमने आपको बता ही दिया कि सीसैट भी रहेगा। और बेसिक से हम लोग पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं रहेगा कि हम लोग बहुत एडवांस से पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए होते हैं। तो हम लोग एनसीईआरटी हमारा बेस रहेगा, उसके आधार पर ही हम लोग जो है चीजें आपको समझाएंगे और पढ़ाएंगे, ठीक है। वेल एजुकेटेड टीचर्स रहेंगे, डोंट वरी, टेंशन आपको इसका बिल्कुल भी नहीं लेना है। बखूबी बहुत सुंदर तरीके से आपको चीजों को समझाया गया है, ठीक है। तो आप इससे जुड़ सकते हैं। और वैलिडिटी बेसिकली इसकी 18 महीने की है। 18 महीने तक आप इस पूरे वीडियो को देख सकते हैं, यानी कि एप्लीकेशन के माध्यम से आप एक बार उसको डाउनलोड करिएगा, उसको फिर आप असीमित बार देखिए। 18 महीने तक हमारे लेक्चर्स न सिर्फ आपके एप्लीकेशंस पर चलेंगे डिकोड एग्जाम के, बल्कि यह जो है लेक्चर्स आपको वेबसाइट के माध्यम से भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये सारी बातें हैं। और इसके अलावा जो भी फीस आप हमें सबमिट करेंगे, बेसिकली अगर आप इस कोर्स से जुड़ करके अगर आपको इंटरव्यू की कॉल आती है या फिर आप मेंस मतलब क्वालिफाई करते हैं, तो आपको फीस जो भी आप देंगे आज के समय में, वो फीस भी आपको रिफंड कर दी जाएगी, रिटर्न कर दी जाएगी। दैट मीन्स अगर हम इनडायरेक्टली बोलें आपसे, तो ये दरअसल आपके लिए कोर्स एक तरीके से फ्री हो जाएगा अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं। तो अंतिम परिणाम कुछ भी हो आपका, लेकिन जो है आपकी फीस वापस कर दी जाएगी। और अगर बाई चांस आपका नहीं होता है 0.001%, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक बात के लिए मान के चलते हैं कि नहीं होता है, तो आप दोबारा से पुनः से हमसे जुड़ करके हमारे साथ जो है तैयारियां पुनः से कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक क्या तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दैट मीन्स कि जब तक सक्सेस नहीं लेना है तब तक अपने कदमों को रुकने नहीं देना है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम है, आप इससे जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। और इसके लिए आपको 6307495944 पर आप जो है क्वेरी कर सकते हैं, या फिर 9506742546 पर भी आप जो है अपनी क्वेरी कर सकते हैं एडमिशन को लेकर के। और अगर 2025 को लेकर के अगर आपके मन में कोई डाउट है
कोई शंका है या 26 को लेकर कोई दिक्कत है तो उसके लिए दरअसल आप लोग जो है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है गूगल का उसको आप फिल करिए और सबमिट कर दीजिए। आपको मेरे द्वारा जो भी गाइडेंस होगी प्रॉपर तरीके से आपको दी जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो ये कुछ न्यूज थी जो आपको बतानी थी। अब आइए सीधे हम लोग टॉपिक पर आते हैं, यानी कि हाल ही में भारत ने, यानी कि कल का रिवीजन करते हैं हम लोग, और रिवीजन आपको हाल में करना ही करना है, ये बात आप दिल और दिमाग में अपने बिठा लीजिएगा। तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपनी अपनी मुद्रा में व्यापार करने की पहल की है? तो मालदीव और भारत, यानी कि दोनों देश अपनी अपनी करेंसी में दरअसल ट्रेड करेंगे और इसका फायदा निश्चित तौर पर दोनों देशों को मिलेगा, यानी कि दोनों में आर्थिक वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके अलावा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो 2006 में की गई थी, और अभी हाल ही में 2022 और 23 के दरअसल 82 कलाकारों को जो है इसमें पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें 25,000 रुपए नगद और बाकी स्मृति चिन्ह वगैरह दिया जाता है। इसके अलावा हाल ही में किस संस्था के द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया से संचालित 17,000 व्हाट्सएप खातों को ब्लॉक कर दिया गया है? तो ये खाते ब्लॉक किए गए हैं भारतीय साइबर अपराध नियंत्रण समन्वय केंद्र के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश को नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया है? तो देश कौन सा है? जापान है, और जापान की करेंसी क्या है? येन है, राजधानी क्या है? टोक्यो है, और प्रधानमंत्री कौन है? जरा कमेंट करके मुझे बताओ जापान के पीएम कौन है, ठीक है। देश की पहली नाइट सफारी कहां पर बनाई जा रही है? तो लखनऊ में, यानी कि ये भारत देश की पहली नाइट सफारी है और वैश्विक लेवल पर 5वीं नाइट सफारी है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हाल ही में जस्टिस डी कृष्ण कुमार को कहां का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो मणिपुर हाईकोर्ट, और हमने कल आपसे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में डिटेल्स में आपने पढ़ लीजिएगा। पढ़ लिया है तो शुभकामना है, नहीं पढ़ा है तो गुड़ गोबर टाइप के हो भैया। देखो तो की सीधी बात है, जो बात टीचर्स की नहीं मानता है, अपने मेंटर्स की नहीं मानता है, समझ लो अपने साथ सीधे तौर पर वो धोखा देता है। ये बात अपने जीवन में उतार लेना। जो टीचर होता है आपका सबसे अच्छा दोस्त कह लीजिए, सबसे अच्छा हितैषी कर लीजिएगा, क्योंकि दुनिया में एक यही इंसान होता है जो आपको अपने से ज्यादा आगे देखना चाहता है, अपने से ज्यादा कामयाब आपको देखना चाहता है, बाकी कोई नहीं देखना चाहता है, ठीक है। या फिर आपके माता पिता हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसीलिए जो मैं कहता हूं करबद्ध निवेदन मैं आपसे करता हूं, ठीक है। तो ये आप लोग प्लीज उन सारी बातों को मानने का प्रयास जरूर किया करिए, ठीक है। ये सारी बातें एक्सपीरियंस से होती हैं, सारी बातें, क्योंकि जहां आज खड़े, जहां पर आज आप हैं उस जगह से हम लोग लंबे समय पहले निकल चुके हैं वहां से, तो इसलिए प्लीज आप लोग बातों पर गौर जरूर किया करिए, ठीक है। हर दिन और हर वीडियो में आपसे यही बात मैं कहता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि जो चीजें आपको आनी चाहिए आप उसे ना करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में किस देश को हराकर यह खिताब होगा, किताब नहीं होगा, यह खिताब अपने नाम किया? तो ये चाइना, यानी कि चीन, और इसका आयोजन बिहार में किया गया था, ठीक है। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदूषण सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कितनी है? तो वो है आपकी 10वीं रैंक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताओ विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का हेडक्वार्टर कहां पर है, मुख्यालय कहां पर है? तो वो है आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना। और ऐसे ही जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है, चाहे वो IMF हो, चाहे WTO हो, ठीक है, जो भी संगठन है, चाहे ब्रिक्स हो, सभी के दरअसल आपको क्या करना है, मुख्यालय, उनके अध्यक्षों के नाम, उनकी स्थापना वर्ष, या हाल फिलहाल में उन्होंने कौन सी रिपोर्ट जारी की है, कौन सी सूचकांक जारी किया है, ये सारी सभी चीजें आप लोग रेडी कर लीजिएगा एक एक करके, ठीक है। चलो अब आज के अभ्यास पृष्ठ पर आते हैं। तो हाल ही में उमा दास गुप्ता का निधन हो गया है, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो पत्रकार, अभिनेत्री, लेखिका, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बेसिकली वो क्या थी? अभिनेत्री थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? अच्छा, व्याख्या इसकी। तो हाल ही में उमा दास गुप्ता का निधन हो गया है, वह एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी, और जो सत्यजीत रे जो हैं, आप इनके बारे में शायद जानते भी होंगे, तो सत्यजीत रे की जो पाथेर पांचाली है उसमें जो है उन्होंने दुर्गा का किरदार ये निभा चुकी हैं। उमा दास गुप्ता भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन एक्टर में से एक थी, जिसमें उन्होंने दुर्गा राय का यादगार जो है क्या है किरदार निभाया था, ठीक है। तो ये फिल्म भी आपको बेसिकली याद रखनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, हाल ही में भारत रूस कार्य समूह की कौन सी बैठक, 22वीं बैठक के नंबर आप लोग जो है जरूर याद रखिएगा। 22वीं बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है? लखनऊ, नई दिल्ली, भोपाल, गोवा। तो ये बैठक बेसिकली अभी हाल ही में नई दिल्ली में क्या की गई है,
आयोजित की गई है। ठीक है, और ये नंबर जो लिखा है 22वीं बैठक, ये आपको याद रखनी है, क्योंकि पूछ सकता है आपसे कि भी हाल ही में भारत रूस कार्य समूह की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई है, यह बैठक कौन से नंबर की थी, 21, 22, 23, 24, 25, ऐसा करके पूछ सकता है। तो ये आपको याद रखना है, फैक्ट ऊपर वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, पहला पॉइंट सेम एज इट इज वही जो हमने आपको बताया। बाकी इस बैठक की जो सह अध्यक्षता है, तो इस बैठक की सह अध्यक्षता रक्षा उत्पादन सचिव कौन है, संजीव कुमार, और रूस की तरफ से रूस के सैन्य तकनीकी सहयोग के लिए उप निदेशक कौन है, ए बोलेत्सोव ने की है। तो दोनों नाम भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में देश की पहली केला निर्यात ट्रेन शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट ये जो है आपके सामने प्रश्न है, अक्सर आपके प्रश्न एग्जाम में ऐसे कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश है, केरल है, आंध्र प्रदेश है या उत्तर प्रदेश है, कहां पर यह केला निर्यात ट्रेन शुरू की गई है, और केले के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, शीर्ष देश कौन सा है केले के उत्पादन में। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर नहीं पता है तो आज और अभी इसी वक्त गूगल करिए, या वीडियो वाइंड अप होने के बाद गूगल करिए और बताइए मुझे कि केले के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। एक बात ध्यान रखिएगा कि आपके ज्योग्राफी में जो आपकी इकोनॉमिकल ज्योग्राफी है, आर्थिक ज्योग्राफी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए जितने भी महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं, चाहे वो आपका कोयला हो, टिन हो, जस्ता हो आपका, ठीक है, इसके अलावा खाद्यान्न में आपका चाहे वो बाजरा हो, जौ हो, गेहूं हो, धान हो, इनके उत्पादन और उत्पादन प्रतिशतता के मामले में, ठीक है, कौन कौन से स्टेट हैं आगे, ये प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है भैया। तो प्लीज आप लोग इसको जरूर से रेडी कर लीजिएगा, एक प्रश्न हर हाल में यहां से आता ही आता है, ये आप लोग जरा इसको अच्छे से करना है आपको। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली जो अभी हाल ही में पहली केला निर्यात जो ट्रेन है वो बेसिकली आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू की गई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो दक्षिण मध्य रेलवे, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, कि दक्षिण मध्य रेलवे ने आंध्र प्रदेश के ताड़ीपत्री से पहली केला निर्यात ट्रेन की क्या की है, शुरुआत की है। और अगर आपसे पूछे कि किस दिन इसकी शुरुआत की गई है, तो आप तुरंत उत्तर देंगे 22 नवंबर, यानी कि 22 नवंबर को इसकी शुरुआत की गई है। यह वाला फैक्ट भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे कहां के लिए, इराक आपका, कतर, कुवैत, ठीक है, सऊदी अरब जैसे मध्य पूर्वी देशों में इसका क्या किया जाएगा, निर्यात किया जाएगा। ठीक है, यह पहल कृषि निर्यात को वैश्विक स्तर पर क्या करनी है, बढ़ावा देने के लिए है, यानी कि भारत जो है भारतीय रेलवे की भूमिका को प्रदर्शित करता है, यानी कि इसमें भारतीय रेलवे की इंपॉर्टेंस है। ध्यान रखिएगा कि ये जो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो हम लोग ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही जरूरी है। भारत का आयात और निर्यात किस किस फैक्टर्स पर जो है रिस्पॉन्सिबल है, या किन किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। आयात और निर्यात, ठीक है, चाहे वो आयात हो चाहे वो निर्यात हो, भारत का आयात और निर्यात किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इसके बारे में आप लोग डिटेल्स में अच्छे से पढ़िएगा। क्योंकि भारत का व्यापार कैसे बढ़े, उसके लिए क्या कुछ उपाय किए जाने चाहिए, या फिर हाल ही में जो भारत का जो ट्रेड बढ़ा है उसमें किन किन कारकों की भूमिका रही है, या सरकार ने भारत के व्यापार को बढ़ाने के लिए या फिर विदेशी मुद्रा के संचयन के लिए या विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के लिए सरकार ने हाल फिलहाल में कौन कौन से कदम उठाए हैं, ऐसे फैक्चुअल जो डेटा हैं वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इन पर अक्सर जो है प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चाहे आपका फोकस यूपीएससी का होगा या पीसीएस का होगा, मेंस का, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है कि ट्रेड के लिए दरअसल सरकार ने कौन कुछ योजनाएं चलाई हैं, और या फिर ट्रेड के लिए जो है सरकार ने अलग अलग देशों के साथ में कौन कौन से महत्वपूर्ण समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है। ऐसे प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो प्लीज आप लोग जो है सारे फैक्ट को नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ISA बोलते हैं, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बोलते हैं इसको, आप सभी लोग इसको जानते होंगे। COP21 में इसको जो है क्या किया गया था, इसको जो है बनाया गया था। COP21 की बैठक हो रही थी, उसी में किसके सहयोग से, भारत और फ्रांस के सहयोग से, कब, 2015 में। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय कहां पर है, गुरुग्राम में। किसका, ISA का, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। ठीक है ना, तो 114वां जो सदस्य बना, ये नंबर आप लोग याद रखिएगा, वो कौन सा देश बना है इसका, ISA का, तो नेपाल, भूटान, अमेरिका या फिर आर्मेनिया। तो बेसिकली 114वां देश आर्मेनिया बना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला फैक्ट यही लिखा है कि अंतरराष्ट्रीय
सौर गठबंधन का 114वां पूर्ण सदस्य जो है आर्मेनिया बना, और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन कार्बन मुक्त भविष्य के लिए, ठीक है, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने वाला एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है। आपको पता होगा कि कार्बन एक्सक्रीशन अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसी के फलस्वरूप क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसी परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। जैसे कि भी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा दिल्ली में कितनी बुरी स्थिति है। दिल्ली वाली जरा बताइए, अगर कोई दिल्ली वाला जुड़ा हुआ है मुझसे तो बताए कि दिल्ली में कितना भयंकर पॉल्यूशन है अपने आप में। ध्यान रखना कि कार्बन एक्सक्रीशन अपने आप में बड़ा मुद्दा है, और इसके लिए जिम्मेदार जो कारक हैं, वो सबसे बड़ा जो जिम्मेदार जो कारक है, फैक्टर जो है, वो ह्यूमन ही हैं। ध्यान रखिएगा, हमने अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने आप को जो है ढाला नहीं, हमने जो है क्या किया, हमने नई नई इन्वेंशंस किए, हमने नए नए खोज किए, प्रयोग किए। दिन प्रतिदिन हम लोग क्या होते जा रहे हैं, भौतिकतावादी जो जीवन हमारी जो प्रणाली है, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। हम अध्यात्म को चूज नहीं कर रहे हैं, हम भौतिकतावादी की तरफ बढ़ रहे हैं। और ऐसे में जहां आपको लगता है कि दरअसल आप विकास कर रहे हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको लगता तो है आप विकास कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपना सर्वनाश कर रहे हो, विनाश कर रहे हो। सीधी सौ की बात है अगर फैक्टर एनवायरमेंट का देखा जाए तो, ठीक है। और जो कॉन्सेप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है, हम उस पर भी खरा नहीं उतर पा रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से एक पॉइंट याद आ गया कि जो एसडीजी गोल्स 17 हैं, वहां से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज आप लोग जरा रेडी कर लीजिएगा कि जो आपके 17 एसडीजी जो गोल हैं, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो तुरंत आज, पता भी है तो इसका रिवीजन कर लीजिएगा कि जो 1, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर जो भी गोल्स होते हैं, उन गोल्स में क्या कुछ जो है फोकस किया गया है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी स्थापना वर्ष जैसे कि तो 15 मुख्यालय गुरुग्राम में है, ठीक है, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट है डॉक्टर हरे कृष्ण महताब की जयंती मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 21 नवंबर, 22 नवंबर, 23 नवंबर, 24 नवंबर। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी जयंती पर जो है क्या किया था, ट्वीट किया था, इसलिए जो है व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हालांकि शायद पहली बार आप लोग सुन रहे होंगे इनके नामों को, लेकिन जो है चूंकि प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके जो है अपनी संवेदना व्यक्त की है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। जरा ध्यान रखिएगा, मैंने कई बार आपसे कहा है कि जो ट्वीट हैं खासकर 2 व्यक्तियों के, एक राष्ट्रपति और एक माननीय जो है प्रधानमंत्री जी के, इनके ट्वीट पर आपकी नजर हमेशा रहनी चाहिए। और इसका जो कमिटमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किए जाते हैं, या जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए जाते हैं, ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो जो इंस्टा जो स्क्रॉल करते रहते हो उससे बच करके थोड़ा सा इस पर फोकस कीजिएगा, ओके। चलिए, तो बताओ जयंती कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है भैया बी ऑप्शन, यानी कि 22 नवंबर को, ठीक है। चलो, तो डॉक्टर हरे कृष्ण महताब की जयंती 22 नवंबर को मनाई जाती है। और चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि अभी एक तो ट्वीट किया है, और ट्वीट क्यों किया है? क्योंकि उनकी 125वीं जयंती मनाई जा रही है, इसीलिए दरअसल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये फैक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है कि डॉक्टर हरे कृष्ण महताब की जयंती कौन सी मनाई जा रही है? आप कहेंगे 125वीं जयंती मनाई जा रही है, बिकॉज ऑफ जो इनका बर्थ हुआ था, जो जन्म हुआ था, वो हुआ था 21 नवंबर। ये बेसिकली आपका 21 नवंबर यहां पर होना चाहिए। एक बार जरा फैक्ट आप लोग प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। संभवतः 21 नवंबर होगा, ठीक है, बाकी मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। ये होगा आपका 21 नवंबर, ठीक है। इसमें आप लोग सही कर लीजिएगा, ये 22 नहीं होगा, ये जो ऑप्शन होगा आपका, ठीक है, ये ए वाला हो जाएगा, ठीक है। इसको ए कर लीजिएगा, 21 नवंबर, ठीक है। चलो, तो 125वीं जयंती मनाई जा रही है, और इसको करिए अगला आप लोग क्या, 21, ठीक है। बी ऑप्शन नहीं होगा, इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये देखो यहां पर 21 नवंबर होगा, ठीक है, 22 नहीं होगा, ठीक है। चलिए, और मृत्यु की अगर बात करते हैं तो 2 जनवरी 1987 यानी कि 2 जनवरी 1987 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और उड़ीसा के विकास में जो है इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसको भी आप लोग क्या करिएगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है संविधान दिवस मनाया जाता है 25 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर या फिर 28 नवंबर। तो जो संविधान दिवस है वो मनाया जाता है बेसिकली आपका 26 नवंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। और आप सभी लोगों को पता होगा कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949, यह फैक्ट आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि कब अपनाया गया था। तो आप कहेंगे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, ठीक है ना। और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू भी कर दिया गया था। तो यह फैक्ट भी आपके इतिहास वाले में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, याद देखिए। इसके अलावा या पॉलिटी में, इसके अलावा नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को, जरा याद रखिएगा फैक्ट आपके लिए, क्या मैं कह रहा हूं
कि ये दो डिपार्टमेंट है, इन्होंने क्या मंत्रालय, इन्होंने क्या किया कि 19 नवंबर 2015 को घोषणा की कि भारत सरकार द्वारा हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 24 जनवरी 2024 को, यानी कि इसी वर्ष 24 जैन को क्या हुआ था कि भारत के जो माननीय उपराष्ट्रपति हैं उनके द्वारा नई दिल्ली में डॉक्टर BR अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में शुरू किए गए हमारा संविधान हमारा सम्मान, यह प्रश्न भी आपका पूछ सकता है कि हमारा संविधान हमारा सम्मान कब शुरू किया गया था, तो 2024 में। अभियान का उद्देश्य संविधान के बारे में नागरिकों की समझ को गहरा करना है, क्योंकि देश किससे चलता है, संविधान से चलता है, और हमें संविधान के नियमों, कानूनों और प्रावधानों के साथ अनुच्छेदों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी करेगा, कौन करेगा, बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर असम। तो बेसिकली ये मेजबानी जो करेगा वो करेगा आपका उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य कौन सा, बिहार। कौन सा, बिहार। अक्सर लोग बिहार की बुराई करते रहते हैं, ध्यान रखना कि ये राज्य बेसिकली आपका देश का है, इसलिए कुछ ऐसा कार्य ना करें ताकि आप अपनी ही बुराई करें। ठीक है, किसी भी राज्य, किसी भी भाषा, किसी भी संप्रदाय, किसी भी जात, किसी भी धर्म पर कोई भी टिक्का टिप्पणी ना किया करें, सभी आपके लोग हैं, ये ध्यान रखिएगा। और खासकर अगर आप सिविल सर्वेंट हैं, यानी कि अगर आप पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके मन में कोई भी किसी भी तरीके का द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए, ना किसी राज्य को लेकर के, ना किसी राज्य के नागरिकों को लेकर के, ना ही किसी धर्म, जाति, मजहब को लेकर के। ठीक है, नहीं तो यही चीज आपकी कॉपी में दिखेगी और नंबर सारे कट जाएंगे आपके। ठीक है, तो मानवता के कारण भी और अपने एग्जाम के लिए भी दोनों पॉइंट ऑफ से जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी बिहार करेगा, याद रखिएगा। इसके अलावा पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की तर्ज पर बिहार में खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी आयोजित किए जाएंगे, दोनों चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा पैरा गेम्स युवा खेलों के बाद होंगे। ठीक है, जो पैरा गेम्स होगा वो जो युवा खेल होगा उसके बाद होगा, और दोनों खेलों के बीच 10 से 15 दिन का अंतर होगा, और दोनों खेल बेसिकली बिहार में ही किए जा रहे हैं। ठीक है ना, पैरा गेम्स का आयोजन पहली बार पिछले वर्ष जो है दिल्ली में किया गया था, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन बेसिकली जनवरी में तमिलनाडु में किया गया। तो सारे फैक्ट आपके लिए क्या है, जरूरी हैं। नेक्स्ट है हाल ही में मेघनाथन का निधन हो गया है, उनका संबंध किससे है, वो एक प्रसिद्ध अभिनेता थे, समाचार संपादक थे, या फिर मलयालम अभिनेता थे, या फिर वो बॉलीवुड अभिनेता थे। जल्दी जल्दी बताइए आप लोग इसका उत्तर क्या होगा। तो बेसिकली इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वो बेसिकली मलयालम अभिनेता थे, और अभी हाल ही में केवल 60 वर्ष की उम्र में उनका क्या हुआ है, निधन हो गया है। ठीक है, एक बड़े कैनवास पर उन्होंने काम किया, और लेकिन अभी हाल ही में इनका देहांत हो गया है। अगर हम इनके फैक्ट की एक बात करते हैं तो 1983 में उनकी जो फिल्म थी कौन सी, अस्त्रम से उन्होंने अपने फिल्म की मतलब अपने कैरियर की शुरुआत की थी, और कई बार जो है उनको पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। ठीक है, उनका जन्म की बात करते हैं तो तिरुवनंतपुरम यानी कि केरल में उनका बेसिकली जन्म हुआ था। ठीक है, और अभी हाल ही में निधन हो गया है। कौन थे ये, मलयालम अभिनेता थे। ठीक है, चलो अब आज आपके लिए प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता, क्या अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी का जो क्या होता है, समाप्ति की व्यवस्था की गई है। तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 या फिर आर्टिकल 17। बहुत आसान सा प्रश्न है, और इसको एक बार मैंने आप पूछा भी था, लेकिन फिर से मैंने इसको दे दिया, क्योंकि कई सारे जो बिगिनर्स स्टूडेंट्स हैं वो लोग शायद नहीं जानते होंगे। जैसे आप नई नई तैयारी में हैं तो शायद आप नहीं जानते होंगे, पुराने खिलाड़ी होंगे तब तो जानते होंगे। बहुत इत्तू सा प्रश्न है आपके लिए, लेकिन जो बच्चे बिगिनर्स हैं अभी उनके लिए दरअसल ये प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बताइएगा कि जो अस्पृश्यता का जो अंत है, यानी कि जो अनटचेबिलिटी का जो निषेध है, वो किस आर्टिकल में है, जरा कमेंट करके आप लोग बताइएगा प्लीज। ठीक है, चलो बाकी एक सूचना आपके लिए, मैं डेली बताता ही बताता हूं कि अगर आपका फोकस पीसीएस या आरओ पर होगा तो उसके लिए ये एक हमारा वीडियो टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से 9000 प्रश्न आपको कराए जाएंगे, जो कि पूरे पाठ्यक्रम का सम्मिलित रिवीजन आपको करा देंगे। जहां पर आपको 15 आरओ का टेस्ट मिलेगा, 10 टेस्ट आपको जो है 15 आरओ का टेस्ट, 10 पीसीएस का टेस्ट और 5 जो है सीसीआर का टेस्ट मिलेगा। ठीक है, और इसमें 5000 क्वेश्चंस विथ डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशंस इन पीडीएफ बायलिंगुअल क्वेश्चन, यानी कि पीडीएफ फॉर्म में और बायलिंगुअल क्वेश्चन जो है आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ट्रेंड जो वर्तमान का है उसी ट्रेंड के आधार पर आपको सारे प्रश्न कराए जाएंगे। 3 टाइम्स आपको कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा आपका, और सॉल्व और अनसॉल्व पीडीएफ अभी टेस्ट की आपको मिलेगी, जहां पर 4000 प्रश्नों का डिटेल्स वीडियो सॉल्यूशन दरअसल आपको दिया जाएगा। तो ये प्रोग्राम बहुत बेहतर है और बहुत ही नॉर्मल फीस के साथ इसको लॉन्च किया गया है। आप लोग अपनी प्रैक्टिस को करिए, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि आपके लिए प्रैक्टिस जो है
बहुत जरूरी चीज, तो आप लोग प्लीज इसको करिएगा, ठीक है। बाकी अगर इस प्रोग्राम से आपको जुड़ना है तो उसके लिए आप जो है वीडियो टेस्ट लेकर के व्हाट्सएप पर आप भेज दीजिएगा 9506742546 पर, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 6307495944 पर, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सूचना थी जो आपको देनी थी। और अब हम आते हैं आज के मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न पर, जिसके लिए आपको अपनी कॉपी में लिखना है। इसके लिए एक कॉपी आप लोग मेंस की अलग से बना लीजिएगा, जहां पर जो प्रश्न मेरे द्वारा दिए जाते हैं उन पर आपको जो है लेखन करना होता है, ठीक है। प्रश्न क्या है कि गांधी जी द्वारा बताए गए 7 पापों का वर्णन कीजिए। एथिक्स का एक क्वेश्चन है, ETHICS एथिक्स में जो है बेसिकली ये यानी कि 4th पेपर आपका है, ठीक है। और ये बेसिकली जो है क्या होगा ना कि ये आपका हिस्ट्री में पूछा जा सकता है प्रश्न, ऐसा नहीं कि हिस्ट्री में भी, यानी कि GS जो पेपर फर्स्ट है उसमें भी, ठीक है। तो हिस्ट्री और एथिक्स दोनों में दरअसल ये क्वेश्चन आपके पूछ सकता है, ठीक है। गांधी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। गांधी को पसंद करो या ना करो, ना पसंद करने का तो कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। इसलिए गांधी जी को जरूर पढ़िएगा, तो प्रैक्टिस करिएगा। बाकी कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताइएगा, ओके। शायद ये प्रश्न दरअसल आपको पहली बार सुनने को मिल रहा होगा, लेकिन ये प्रश्न है, अगर पता है तो लिखिएगा, नहीं पता तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मिलेंगे, ठीक है, फिर हम लोग कल। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।